फॉल्स एलिगेशन तो कैसे बचाएगा, मतलब उसके लिए तो कुछ रूल या बचा ही नहीं. सो दिस इज व्हाट ही कैन डू. It's a turning point, yeah. इट्स अ टर्निंग पॉइंट. राइट. आप ये देखो सीरीज ऑफ केसेस केम जो हाईलाइट हुए. एडल्ट्री हो गया, इम्पोटेंसी हो गया, क्रूअल्टी जो बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, राइट. और आप बोल रहे थे ये चेंज, रिलीजन जो चेंज हो जाता है, कन्वर्जन जो हो रहा है. जाओ फैमिली में शादी करो, अच्छी फैमिली में टारगेट करके और पैसा कमाओ. हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, जितने भी हमारे हस्बैंड क्लाइंट्स होते हैं, कि आप पहले ही थाने जाकर एक कंप्लेन लिखाओ एज एन एप्रीहेंशन एप्लीकेशन. यू आर अंडर द एप्रीहेंशन कि मेरे ऊपर फॉल्स केसेस हो सकते हैं और ये सिनेरियो मेरे केस में बिल्डअप हुआ है एंड माय डॉटर इन लॉ इज करंटली लिविंग इन माय हाउस और अब तक उसे कोई एफआईआर नहीं कराई. सो दिस विल बी यूज्ड एज tool by the husband. And to safeguard himself. Right. Correct. Welcome ऋतु. So सबसे पहले ऋतु, इस समय अभी के सिनेरियो में in this digital modern India, this age, आज के ज़माने में हम लोग केसेस बहुत सारे देख रहे हैं और वो यूज़ वाला जो केसेस है और जो मिसयूज़ वाले केसेस है उस पे मेरा फोकस ज़्यादा रहा है और बाकी लोगों का भी रहता है. तो आप इस पे किस तरीके से हमें या मुझे जानना है कि कैसे आप बताना चाहेंगी कि यूज़ केसेस जो हैं हमारे जो लॉ में जो मैट्रिमोनियल वाले कैसे वो फीमेल फेवर्ड है और कैसे वो जेंडर न्यूट्रल हो सकते हैं. तो उस बारे में आप थोड़ा हमें बताइए कि कौन कौन से प्रिडोमिनेटली मोस्ट ऑफन यूज जो केसेस जो सेक्शंस है वो यूज़ किस तरीके से हुए हैं और किस तरीके से होना चाहिए. So we will understand use and misuse of the matrimonial laws, and we can't deny this fact. There is ongoing trend of misuse of the matrimonial laws. अब misuse कैसे हो रहा है और आप कह रहे हो कि use कैसे हो रहा है. तो use तो देखो, जब कानून आता है, कोई भी लॉ आ रही है विद द ऑब्जेक्टिव ये सोचकर आ रही है कि इसको प्रोटेक्शन देंगे. किसको प्रोटेक्शन देंगे? जो ये सारे लॉज आए, these are here to give protection to the women. और उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए लॉज आए. ये लॉज का उनको एज ए टूल यूज करेंगे या टू सेटल देयर स्कोर्स वो यूज करेंगी या वो फाइनेंशियल गेन के लिए यूज करेंगे, इसके लिए लॉ नहीं आया. लॉ वाज क्लियर कि वो आपके प्रोटेक्शन के लिए लॉज लाए गए. अब जो सेम लॉज है, बी इट डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और बी इट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बी इट भारतीय न्याय संहिता में जो हमारे प्रोविजंस हैं, which was earlier 498A, which is now 85 BNS. So these provisions are there to protect the woman, for the safeguard of the woman. Now these same laws are being misused by various of them. Yeah. But why? But why? Yeah, that's the purpose of hosting a sort of a discussion or a candid discussion, and I really want to talk about this misuse cases. Many cases have been we are seeing on social media and they are being displayed so abruptly, manipulated, lot of legislative loopholes being highlighted, and still lot of men and lot of वो लोग बहुत फेस कर रहे हैं all the blames, all the social injustice, and gender bias नहीं होने के लिए gender neutral laws होने चाहिए. बट वो पहले के जो laws बने थे वो women protection के थे, बट आजकल वो women protection की जगह वो women being misusing those laws, and that is against men. So उस पे क्या क्या चीज़ें legislative bodies कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें judiciary कर रही है और क्या क्या हमारी गवर्नमेंट करना चाह रही है विद दिस न्यू बीएनएस. सो इसको हम दो तरीके से समझेंगे. पहले हम क्लासिफाई करेंगे कि जो ये लॉज आए, दीज वर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन, हम सब समझते हैं, ठीक है. बट जब हम इसको इन डेप्थ जाएंगे तो कैसे हमने इसको लेके आए प्रोटेक्शन के लिए. जब एक महिला शादी करके अपने ससुराल जाती है, ससुराल में उसका हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव उसके साथ प्रताड़ना करता है, कैसा भी फिजिकल अब्यूज करता है, मेंटल अब्यूज करता है, then only these laws are attracted. Or maybe they are doing some harassment for the purpose of dowry. So these laws are being attracted. अब ये जब laws आ रहे हैं तो हम अब सोचते कि यार आदमी के लिए तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है. पर जब पहले जब ये laws आए थे,
It was very necessary to protect the women. Women's right. But nowadays, when there is increasing cases of misuse of these laws, doesn't justify कि women के साथ कोई भी violence नहीं हो रहा है. We can't say this. But of course, we can demand for gender neutral laws. But we can't say कि उनके साथ violence नहीं हो रहा, उनके साथ प्रताड़ना नहीं हो रही है. They are facing the same. But इसका सबसे बड़ा drawback, अगर हम misuse का drawback discuss करें, रूट कॉज में देखिए कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. सबसे बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो विक्टिम्स हैं, जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है. राइट. और उनको उस शक की निगाह से देखा जा रहा है कि एक्चुअली में ये विक्टिम है या नहीं है, और शी इज यूजिंग दीज लॉज जस्ट एज अ टूल. सो नाउ टू अंडरस्टैंड कि ठीक है वो एज अ टूल यूज कर रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा. गवर्नमेंट ने पहले तो बहुत सारे लॉज लेके आए कि ये सेफगार्ड करेंगे हम लोग, ठीक है, ऑल राइट. बट उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ फेक केसेस फाइल हो रहे हैं, फेक एलिगेशंस लग रही है हस्बैंड के खिलाफ, हस्बैंड की फैमिली के खिलाफ, टू सेटल द स्कोर्स. या फिर ईगो आप समझ लो, या पहले कुछ अनबन हुई फैमिली के बीच में, नहीं बात बनी तो वो बात हो गई. ये गवर्नमेंट लॉज लेके आ गया. देयर आफ्टर क्या हुआ, जब ये बहुत सारे केसेस आप देख रहे होंगे, इन एवरी वीक यू विल सी एक केस तो आता है जो हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं, हाईलाइट हो रहा होता है. एंड वी डिमांड किया देयर हैज टू बी सम लॉ व्हिच इटसेल्फ शोज कि अभी हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है. राइट. नहीं, अभी हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है. हाउएवर वी कांट डिनाई दिस फैक्ट कि जब गवर्नमेंट एचएमए लेके आई थी, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लेके आई थी, तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 24, लेजिस्लेचर ने सेक्शन 24 और सेक्शन 25 डालना वो नहीं भूली, और उसको उन्होंने जेंडर न्यूट्रल रखा. So a wife can also claim alimony, the husband can also claim alimony. The wife can claim interim maintenance, the husband can also claim for the interim maintenance and the maintenance, so on. So these initiatives were taken way back, you know, by the government. So government ये पहले steps ले चुकी है. However, अब जो increasing trend है, which puts a burden on the legislature कि वो कुछ ऐसे laws लेकर आए जिससे कि men का भी safeguard हो सके. We are not denying this fact कि women को safeguard की जरूरत नहीं है. उनको of course है, because there are some genuine victims in the society. But पुरुषों के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, पुरुषों के साथ जो अब्यूज हो रहा है, be it physical, be it mental, right. and also उनके साथ demands रखी जाती है, financial demands रखी जाती हैं. So this has to be covered by the legislature now. Got it. So उसके लिए ये हुआ. Now if we talk about judiciary, आपने बोला कि judiciary क्या steps ले रही है. Judiciary आप देखोगे, when a new case is being file होता है, then the judge who is the officer of the court, वो देखता है कि कितना केस जेन्युइन है, कितना फेक है. They also know it कि फेक केसेस बहुत राइज हो रहे हैं. सो दे गो बाय दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखते हैं, पार्टी से खुद बात करते हैं. मैंने कितनी बारी देखा है, हमारे केसेस में कितनी बारी हुआ है कि जजेस ने इन चेम्बर प्रोसीडिंग करी है और दे टॉक टू द क्लाइंट्स वन ऑन वन, विच इज वेरी रेयर इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. जजेस पूछते हैं कि डू यू रियली वांट डिवोर्स, और आप ये क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द इशू. उनकी रिकॉर्डिंग्स भी वो सोशल मीडिया में वो दिखती है, वो सर्कुलेट होता है. दैट इज डिफरेंट. पर्सनल, वो तो आप कोर्ट रूम में जो हो रहा है, इट इज बीइंग आउट देयर इन द पब्लिक. बट द जजेस टेक पर्सनल इनिशिएटिव, पार्टीज को बुलाते हैं इन देयर ओन चैम्बर्स, दे डिस्कस, डू यू नीड डिवोर्स, क्या आपको लगता है कि आपके साथ क्या हुआ, अनबन का इशू क्या है. सो टू अंडरस्टैंड द इशू, टू फाइंड आउट कि वेदर देयर इज सम जेन्युइन केस मेड आउट और नॉट, क्या हस्बैंड की गलती है, क्या वाइफ की गलती है, कौन सफर कर रहा है, कौन ज्यादा ट्रॉमा फेस कर रहा है. सो दीज स्टेप्स आर बीइंग टेकन बाय द जुडिशरी एज वेल. वो चाहते नहीं है कि फैमिलीज अलग हो. यस, वो चाहते हैं कि फैमिली साथ में रहे. वो ये नहीं चाहते कि फैमिलीज अलग हो जाए, टूट जाए, कि वो काफी ज्यादा मेंटली प्लस और चीजों का उनका इश्यूज हो जाते हैं. तो आई थिंक हम लोग इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस इन द रिफॉर्म्स, वो काफी हद तक हो रहा है, बट बहुत ही स्लो और स्टेडी प्रोग्रेस है उसमें, ये आप बोलना चाहेंगे मेन को लेकर, बिकॉज मी टू है, मेन टू भी है अब, और बहुत सारी काउंसिल्स ऑर्गेनाइजेशंस है दोनों जेंडर के लिए. बट देन स्टिल द लॉज विच हैव बीन देयर टू प्रोटेक्ट द विमेन, आर देयर एनी लॉज फॉर मेन? You are right, Viraj. And it's very slow process. The legislature has not taken any step. जब अतुल सुभाष का केस आया, उसके बाद फर्दर कितने केसेस आ गए, और उसके पहले भी केसेस आए, So which are many not cases, there on the yeah. social media. Right. Only the families know it.
आपको पता Yeah. होगा आपके रिलेटिव्स या आपके Yeah. फ्रेंड सर्कल में आपको पता होगा, and I know about my Yeah. clients, and these cases are not in public, Right. are not on any social media, but these cases do exist Because of the stigma वो नहीं है because वो. of the stigma. It is Yeah. not there. Yeah. They are in the society. Yeah. Yeah, that's why we really wanted to have a discussion with you, जिससे कि जो harsh reality है, जो true facts है, जो real facts है, वो सबके सामने लोगों को पता चले. प्रोवाइडिंग हम अंदर की चीज़ जो जहाँ पे जो नॉन डिस्क्लोजर होता है वो हम ना बताएं, जो पब्लिक में है जो इन्फॉर्मेशन उसको सरल भाषा में हम डिस्प्ले कर सके, जिससे कि लोगों को पता चले कि अगर कोई इंसान या वेदर इट्स मेल और फीमेल वो उस सिचुएशन में है, उस प्रोसेस में है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं या वो कुछ उनके लिए मददगार हो सके वेटिंग में, या उनके लॉयर्स है वो किस तरीके से फ्रेमिंग करते हैं, एंड देन हाउ बोथ gender contest in a divorce, and then it just goes on and drag on and on. It's just so tough for both of the individuals. So पहले जो आपने HMA का बारे में बताया था, हिंदू अडॉप्शन जो आप बोल रहे हो, हिंदू मैरिज एक्ट, सॉरी, हिंदू अडॉप्शन तो वो दूसरा हो गया, इट्स डिफरेंट, बट दोनों ही वो कवर हो जाते हैं, वो टेम्पररी सेटलमेंट और वो दोनों कवर करते हैं. बट हिंदू मैरिज में आपने जैसे बोला कि मैन भी वो क्लेम कर सकता है वाइफ के अगेंस्ट, वो केस फाइल कर सकते हैं, एंड देन विमेन ऑल्सो कैन डू दैट. बट मेजॉरिटी ऑफ जो आउटकम्स आए हैं, व्हाई इज इट अगेंस्ट मेन? I'll tell you the reason. आप reason समझने की कोशिश करना. Earlier what was the case was कि औरतें इतना ज़्यादा बाहर जाकर काम नहीं करती थी, या फिर उनके पास कुछ भी educational background नहीं होता था, and for the same reason कोर्ट को लगता था that she is not capable enough for earning. जब वो कमा ही नहीं पाएगी तो वो एलिमनी हस्बैंड को क्या देगी. और अर्लियर सीन ये होता था कि हस्बैंड वाज द केपेबल ऑफ अर्निंग, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा होता था, उसके नाम पे प्रॉपर्टीज होती थी, सो कोर्ट उसको देखते हुए, मतलब देयर वर केसेस कि हस्बैंड क्या मांगेगा, वाइफ नीड्स इट. नाउ the country is growing. Now we are seeing changes in the society. वुमेन भी अर्न कर रही है, मेन भी अर्न कर रहा है, women participation, they are on the equal sides. Yes. equal sides. And in fact आप कई केसेस में देखते होंगे, मतलब मैं अपने क्लाइंट्स के केसेस में जानती हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो औरतें हैं, जो वाइफ है, they are earning more than men. They are earning more than men. और आदमी की ये हालत हो जाती है जब ये लिटिगेशन शुरू होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जब ये खत्म होगा, जब लिटिगेशन शुरू होती है, सो दीज लॉज व्हिच आर बीइंग मिसयूज्ड don't break home, they break lives, they break their careers, so they are not in the position to earn. Career खराब, उनकी जॉब चली गई, and they are in trauma. तो जैसे ऋतु आप बता रहे थे कि ये इतने सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस और जो ब्रेकडाउन्स हुए हैं, जैसे आपने कहा it will not break the homes, it will break the careers. तो ये तो बहुत बड़ा इतना इंडिया में इशू है ये. It's one of the main issues, and everyone has that sort of people are aware, people are more curious about अरे ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना तो बहुत ज़रूरी है. इसका जो एंड गोल है या जो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए लॉज, जो कि जेंडर बायस थोड़ा हो गया है बिकॉज ऑफ विमेन बीइंग मोर एजुकेटेड एंड पार्टिसिपेटिंग इन द वर्क फोर्स, एंड it's for betterment of everyone, for the humanity, but then उस चीज़ को जो यूज़ करना चाहिए उसको वो मिसयूज़ कर रहे हैं, एंड दैट एक्ट एज अ टूल विच इज़ अगेंस्ट द मेन. एंड उसके लिए मुझे एक बात कहनी है, एक there's a lady, and I'm a big fan of दीपिका भारद्वाज, और जो उनका जो रिजल्ट ओरिएंटेड, जो उनकी मेहनत है, जो उनकी टीम की मेहनत है, जो उनका कंटेंट है, जो वो इतनी जगह वो पॉडकास्ट में बता चुकी हैं, एंड द वे शी हैज़ ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड, उनका एक शॉर्ट फिल्म है इंडिया सन्स. सो वी नीड टू टीच, ऑब्वियसली हमको सबको बताया जाता है कि वी नीड टू टीच सन्स, एंड वी आर ऑलवेज मोर cautious about her daughters, but the thing is she wanted to have that ground level playing field होना चाहिए जो both genders के लिए बराबर रहे. वो ऐसा ना हो कि वो एंटी हो जाए फेमिनिज्म या प्रो हो जाए, वो बराबर रहे.
सो वो हम लोगों का पर्पस होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है. यू वांट टू कन्वे एनीथिंग, मतलब आप कुछ कहना चाहते हो इस पे? इस मतलब पे यार जैसे हमारे मिसयूज लॉज हैं, कॉमनली मिसयूज कौन कौन से लॉज होते हैं इसके अंदर जो विमेंस मिसयूज करती हैं? मोस्ट कॉमन Most जो common मिसयूज laws. आप बताओ कि हमें तो चलो सबको थोड़ा बहुत तो पता है, बट फ्रॉम योर एडवोकेसी एक्सपीरियंस, फ्रॉम यू नो बिकॉज यू यूज्ड टू Which- रिप्रेजेंट क्लाइंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड तो आप अपने एंगल से यूज केसेस मिसयूज कौन से ऑफन सेक्शंस हैं? laws. या देखो, एज एवरीवन नोस 498 ये सबसे बड़ा सेक्शन है जो मिसयूज होता है. ओके. Thereafter we have 506. Thereafter we have 509. Thereafter we have 354, 376. So हम जाते हैं from starting 377 as well, right? 377 as well. या ये आईपीसी के है सारे. IPC के. ओके. Yes. और जो आपने 498 ए बोला था जो आईपीसी का है वो बीएनएस. 498A is from IPC, IPC. and which is currently 85 in BNS. BNS. ओके ओके ऑल राइट. और 498 ए में जैसे मुझे पता है कि सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल हैरेसमेंट और आई थिंक क्रूअल्टी एंड डोमेस्टिक वायलेंस, ये चारों चीज़ इसमें कवर होती है. तो कहीं ना कहीं ये केस लग ही जाता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफन है, मतलब इसमें सब चीज़ कवरेज है. देखो मैं बताती हूँ क्या होता है. 498A डेफिनेटली बात करता है अब्यूज की. या Cruelty with the husband by in-laws. Cruelty by Husband or in-laws? or his relatives. But we need to understand what type of cruelty. So cruelty includes any cruelty. Harassment. We talk about physical harassment. Physical harassment includes the sexual harassment also. Then we have mental abuse, mental harassment. So it's a wide ambit. जिस cruelty के अंदर ये सारे points cover होते हैं. So which is being discussed in BNS also in section 86. So it is there. Now, for what purpose 498 is there? But these abuses which are being done, it's done for the purpose of dowry. So we need to understand just the physical abuse has not to be there. It has to be accompanied by the demand for the dowry. डाउरी में Dowry. Whether dowry is paid or not, that is a different issue. But there has to be a demand of dowry. Demand If of a dowry. demand of the dowry is accompanied by the physical abuse, then only 498A is attracted. वो तो सब लोग करते ही हैं क्योंकि सब लोग इसे केस को स्ट्रॉन्ग बनाना है और फिर उस तरीके से Yes. फ्रेम करना है. Yes. और जो आप बात करोगे protection of women from domestic violence act, because we are talking about abuse. So domestic violence act, you may be surprised by this fact, protection of DV Act 2005 does not give any penal provision, does not give any provision for bail, jail or anything like that. It is just related and in regard to the compensation. If wife is being subjected to the domestic violence, she will be compensated. अच्छा, वो जो वो लॉ बनाया है वो लेजिस्लेचर ने, तो वो सिर्फ कंपेंसेशन का है. Compensation का है. आपको शेयर हाउस होल्ड में रहने का राइट देगा, आपको मैट्रिमोनियल हाउस होगा, आपको शेल्टर देगा, आपको मेंटेनेंस देगा, आपको कंपनसेशन देगा. For what? Because you have suffered the domestic violence. For this purpose, the Domestic Violence Act is there. But Domestic Violence Act surprisingly does not talk about any provision for jail. ओके ओके. Whereas 498A does. या एंड इट्स नॉन बेलेबल. Yes, it's non-bailable. स्टार्टिंग से नॉन बेलेबल है तो. Domestic violence भी. ओके. 498 is या non-bailable. Non-bailable. Offense, yes. फिर इसके अंदर ए एज एन मैन Yes. वो क्या कर सकता है इन सब चीज़ों, इन सब सेक्शन से और इन सब एक्विजिशन से बचने के लिए? इसके अंदर कौन कौन से रूल्स या रेगुलेशंस वो यूज़ कर सकता है एज इन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज राइट्स? Yes. देखो अभी ये सेक्शंस तो है, अब अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों करना? मतलब ये लॉज तो इसलिए लाए गए थे कि वुमेन का सेफ गार्ड हो. और वुमेन का सेफ गार्ड किस पर्पस से हो रहा था कि उनसे दहेज के लिए प्रताड़ना हो रही है, दहेज की डिमांड की जा रही है कि आप ये लाओ वो लाओ, और उनको मेंटली अब्यूज किया जा रहा है, उनको उल्टा सीधा खरा खोटा सुनाया जा रहा है, राइट? इसीलिए ये था सेक्शन. आप बोलो किस से मैन कैसे बचा जाए? अगर मैन जेन्युइनली क्राइम्स कर रहा है तो मैन के अगेंस्ट तो प्रोसिक्यूशन होना चाहिए. राइट. हम बात करेंगे फॉल्स इम्प्लीकेशन हो तो फॉल्स इम्प्लीकेशन इसी के लिए अभी आप देखोगे, आपने लास्ट वीक सुना होगा एक केस बहुत डिस्कस हो रहा था, शिवांगी बंसल या वाला वी case. आर टॉकिंग दैट यू नो ऑफ कैमरा एज वेल. आप Yes. बता रहे थे. या तो शिवांगी बंसल केस में सिनेरियो जो आप कह रहे हो कि हाउ अ मैन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम
द फॉल्स false एलिगेशन। allegations. अगर फॉल्स एलिगेशन है तो कैसे बचाएगा, मतलब उसके लिए तो कुछ रूल Hmm, या yeah. बचा ही नहीं। सो दिस इज व्हाट ही कैन डू, एंड नॉट ही बट द कोर्ट हैज डन सो। तो कोर्ट ने क्या करा, दिस इज शिवांगी बंसल केस। शिवांगी बंसल इज एन IPS ऑफिसर। सो व्हाट शी डू इज शी गॉट मैरिड इन 2015। 2015 में उनकी शादी हुई, और उसके बाद उनकी एक बेटी भी हुई, और उसके बाद उनकी अनबन हो रही थी। ड्यूरिंग मीनवाइल जो उनका रिलेशनशिप था उसमें अनबन हो रही थी, और 2018 में फाइनली शी लेफ्ट हर मैट्रिमोनियल होम, और वो उसके बाद चली जाती है। एंड देयर आफ्टर सब्सिक्वेंटली वो जो सारे हम लॉज, शी यूजेस ऑल द लॉज एज अ टूल टू ड्रैग husband's family for the personal vendetta, for the ego and to settle the scores कि मैं बताती हूँ इनको ईगो क्लैशेस की वजह से उसने वो सारे केसेस फाइल कर दिए। आप देखो, बिकॉज ऑफ विच द हस्बैंड वेंट टू द जेल फॉर 109 days, द फादर इन लॉ वेंट टू द जेल फॉर सम 103 days. So he went to the jail. Yeah. Now what happens is this case goes to the Allahabad High Court. Allahabad High Court, after seeing the entire scenario, उन्होंने एक जजमेंट पास करा, और उस जजमेंट में उन्होंने कई सारी गाइडलाइंस डाली कि अगर आप 498A और ऐसे मैट्रिमोनियल लॉज के कुछ प्रोविजंस में अगर आपके अगेंस्ट FIR होती है, देन देयर विल नॉट बी इमीडिएट अरेस्ट। ऐसे करके हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। ये कब हुआ है? ये अभी दिस ईयर ओनली 2025। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास कर दिया, देन पीपल वेंट इनटू अपील में गए, और अपील में जाके सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बात को अपहेल्ड कर दिया। नाउ वी हैव गाइडलाइंस बिफोर एनीवन कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 498A। That's so, it's a turning point, yeah? इट्स अ टर्निंग पॉइंट। Right. आप ये देखो, सीरीज ऑफ केसेस केम जो हाईलाइट हुए, छोड़ो बाकी तो And Supreme Court upheld this. upheld it, और वो गाइडलाइंस हैज टू बी फॉलोड नाउ। Okay, तो immediate arrest अब नहीं हो सकता नहीं हो सकता, एंड दे विल in any cases. in any cases। नहीं, इन सेक्शन 498 केस है ना। हाँ, 498 सेक्शन में पर जो आप ये भी देखो, अगर उसमें जो अब्यूज हो रहा है, अब्यूज इज ऑफ अ नेचर ऑफ अट्रैक्टिंग सेक्शन 307, अटेम्प्ट टू मर्डर। यस, देन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब आप किसी को जान से ही मार रहे हो, then it will not be applicable. Got But it. if 498A is there and पुलिस को लगता है कि just the issue is there, तो there will not be any arrest, होगा ही नहीं arrest until unless I said कि बहुत ज़्यादा कुछ heinous drive होता है, attract होता है, otherwise का केस है, otherwise कोर्ट ने specifically बोला there will not be any arrest. That's so good, yeah. That's very amazing. Yeah, that's one of the remedy now for the Remedy now. for the men. That's what the case Yeah. said. So Yeah. इतना भी नहीं, आप ये सोचो कूलिंग ऑफ पीरियड दिया 2 महीने का उसको। सो कूलिंग ऑफ पीरियड में आप कोर्ट ने बोला कि एक वेलफेयर कमेटी रहेगी, फैमिली वेलफेयर कमेटी, उसमें 4-5 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें कोई लॉयर भी रहेगा, सोशल वर्कर भी रहेगा, रिटायर्ड जजेस भी रहेंगे, रिटायर्ड एजुकेटेड वाइफ रहेंगी, सीनियर ऑफिसर्स की, वो भी रह सकती है। सो ये वेलफेयर कमेटी विल वर्क, रिकंसिलिएशन में हेल्प करेगी, देखिए ये इश्यूज है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है, और वो अपनी पूरा रिपोर्ट बनाकर 2 महीने की अंदर रिपोर्ट दे देंगे। एंड दिस रिपोर्ट विल बी कंसिडर्ड बाय द पुलिस अथॉरिटीज एज वेल एंड द मजिस्ट्रेट। Okay. फिर वो कंसिडर करें। तो ये और मीनवाइल आप ये नोट करिए कि पुलिस ऑफिसर कैन नॉट टेक एनी एक्शन, अरेस्ट भी नहीं होगा, कोई कोर्सिव एक्शन भी नहीं ले सकता। बट एज एन इंडियन सोसाइटी ये केसेस क्यों हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा, दिन ब दिन क्यों बढ़ते जाते हैं? एज एन नॉट फॉर अ मैन नॉट फॉर वीमेन, वो दोनों केसेस में केसेस बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? फैमिलीज के अंदर इश्यूज क्यों आ रहे हैं एज एन रीसेंट पार्ट? बिकॉज आपको पता होगा, क्योंकि आप हाँ, तो केस रिप्रेजेंट करते हो, एंड यू नो द निटी-ग्रिटी इनर, यू नो, वेंडेटा या कोई ईगो या वो सब। तो अभी इतना ऐसा क्यों हो रहा है या इतना हाईलाइट? बिकॉज ऑब्वियसली हम डिजिटल सोशल मीडिया वाले एज में हैं, तो सब लोग ये डिजिटली बता भी रहे हैं। ईगो बिटवीन द फैमिलीज, इज देयर एनी इश्यूज, या कोई ऐसा सोशल सर्कल है जो बढ़ता जा रहा है? ईगो तो है, राइट। ईगो तो हम डिनाई नहीं कर सकते। जब ईगो है तभी तो आप ये देखो क्रॉस FIRs भी होती है दोनों पार्टीज में, राइट। तो ईगो तो डेफिनेटली है, पर ईगो आया कैसे? आप ये देखो, कुछ या तो कोई अफेयर है, एडल्ट्री के केसेस है, एडल्ट्री की वजह से अनबन हुई और we end up into this matrimonial litigation. This is one.
ईगो क्लैशेस हैं, नहीं सेटल कर पा रहे, बोथ ऑफ देम आर इक्वली अर्निंग, इक्वली एंजॉयिंग द लाइफ स्टैंडर्ड, और वो नहीं सेटल कर पा रहे बिकॉज a boy was raised earlier 25 years back, 30 years back with a thought कि wife है and she will play a certain role, और एक husband है, he'll play a certain role, right. and because of that, पर wife जो लड़की का education हुआ, that changed the perspective for the girl, पर husband का perspective same रहा. I'm not talking in all the cases, but in some cases ऐसा perspective रहा, and because of that there were some clashes और डिस्प्यूट्स हुए, अनबन हुई. ये सब चीज, ये भी एक रीजन है, मतलब ईगो हो गया, और ये रीजन हो गए कि नहीं समझ पा रहे, मतलब रोल क्या है. नाउ देयर इज नो एग्जैक्ट रोल टू डिफाइन. समझ में आया पोजीशन क्या कहाँ पे हो. वाइफ कैन आल्सो गो कि यस, सो दिस इज देयर, और बोथ ऑफ देम आर इक्वली अर्निंग. ये भी एक सोर्स है. वाइफ सोचती है व्हाई शुड आई बी सब्जेक्टेड टू वायलेंस. आई एम नॉट सेइंग कि आप कमाते हो तो वायलेंस सहना चाहिए, नहीं सहना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट क्या हो रहा है दैट शी इज नॉट, वो सह नहीं रही है, मतलब बोल रही है व्हाई शुड आई टॉलरेट दिस. पहले क्या होता था कि जब ये लॉज आए थे, ये लॉज इसलिए आए थे कि महिला को सशक्त करना है, राइट. अभी महिला सशक्त है, महिला बोलती कि मैं इतना सब वायलेंस क्यों झेलूं, मतलब व्हाट इज द नीड. एंड शी इज राइट. आई एम नॉट सेइंग कि वो सशक्त है इसलिए नहीं सही, एनीवेज आल्सो शी शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू वायलेंस. करेक्ट. सो दीज आर द रीजंस जो आते हैं. फिर फैमिली में नहीं जम रहा, या डाउरी डिमांड्स कुछ केसेस में होती हैं, कुछ में नहीं होती. एडल्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन नाउअडेज. बहुत बड़ा रीजन है. पार्टनर्स आर नॉट हैप्पी विद देयर स्पाउसेस, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर. सो दिस इज वही शुद्ध थोड़ा सोशल ट्रेंड, वेस्टर्नाइज सॉर्ट ऑफ जो कल्चर विद इन द मेट्रोज, उस वजह से भी ये लोग इन सब चीज़ों में आ रहे हैं. क्योंकि जो एडल्ट्री पहले सेक्शन था, वो पहले था, वो उसको डीक्रिमिनलाइज नहीं करा गया था. एंड दैट इज ऑल्सो अ विमेन कैन फाइल इट अगेंस्ट अ मैन. इसलिए उसको डीक्रिमिनलाइज करा गया कि वो जेंडर बायस्ड था वो सेक्शन, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करा गया. एंड देन इट बिकम डीक्रिमिनलाइज, राइट. बट देन ये जो एडल्ट्री आप बता रहे हो, ये एक्ट एज अ सपोर्टिंग बन जाता है जब ये कंटेस्टेड डिवोर्स होता है. तो अगर एडल्ट्री किसी ने, जैसे लड़के पक्ष उन्होंने ये एडल्ट्री में आए ये लोग, तो उसमें क्या उनका केस थोड़ा कम बन जाएगा, या उनके ग्राउंड पे ये एडल्ट्री आ गया तो वो चाहे बाकी जगह वो ठीक हो, बट एडल्ट्री आ गया तो इस वजह से लड़का हार जाएगा केस. देखो, लड़का हारेगा जीतेगा वो सब छोड़ो, एडल्ट्री आया और किसी लड़की को लग रहा है कि इस केस में एडल्ट्री हुआ है एंड आई नीड डिवोर्स फ्रॉम माय हस्बैंड. वो जाती है अपने लॉयर के पास, लॉयर उसका केस ड्राफ्ट करता है एंड शी सीक्स डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री. तो एडल्ट्री आप सपोर्ट बनेगा, आप ये मत बोलो, आप ये बोलो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्राउंड. अगर आपको लग रहा है योर स्पाउस इज कमिटिंग एडल्ट्री, बी इट हस्बैंड बी इट वाइफ, अगर हस्बैंड को लग रहा है वाइफ इज एन एडल्टरस रिलेशनशिप, तो वो जाके डिवोर्स ले सकता है. सिमिलरली वाइफ भी ये कर सकती है. सो वी आर नॉट सेइंग सपोर्टिंग हो जाता है, वी आर सेइंग कि दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ग्राउंड. ये रूट कॉज बन जाता है, डिवोर्स होने का भी और डिवोर्स लेने का भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बन जाता है. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि ये एडल्ट्री में जैसे हमने बोला, बात करी, तो जैसे किसी एक एक हस्बैंड वाइफ है और वो उनमें नहीं बन रही और वो दोनों फाइल करना चाहते हैं केस को, और एक एडल्ट्री कर रहा है, वाइफ भी कर रही है, ठीक है. तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो असली में एडल्ट्री है, वो ऐसा है, वो अपने दोस्तों से बात कर रही हो, मैसेज लिख रहे हो, ऐसा कर रहे हो. व्हाट आर द एविडेंसेस और व्हाट आर रेड फ्लैग्स कि जिससे पता चलेगा अच्छा ये एडल्ट्री असली वाली है, या ये दिस इज ट्रू एडल्ट्री, और दिस इज द आउट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल व्हाट एवर यू कैन से. बट देन उसमें भी वो लोग खेल जाते हैं, समझ रहे हो. तो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट कि यार ये तो एडल्ट्री है, क्योंकि दोनों पक्ष वो केस को सॉलिड करेंगे, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो सीरियसली एडल्ट्री में है. वो यू आर राइट विराज, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, बिकॉज एलिगेशंस लगाना बहुत इजी है. वाइफ बोल सकते हैं कि हस्बैंड एडल्ट्री कमिट कर रहा है, या हस्बैंड बोल सकते हैं वाइफ एडल्ट्री कमिट कर रही है, और this is the job of the judge to decide who is actually committing the adultery, not in order to attract the offense of adultery, because it is no more an offense. Correct. But
ये करने के लिए कि डिवोर्स दे रहे हैं. अगर वाइफ अप्रोच करे कि हस्बैंड एडल्ट्री कर रहा है, तो शी हैज टू प्रूव. mere मेकिंग ऑफ एलिगेशंस विल नॉट बी अ ग्राउंड कि इसको डिवोर्स दे दो. कोर्ट लुक आफ्टर करेगा कि आपने इसके साथ क्या सबूत लगाया. मैडम आप बोल तो रहे हो कि इसने एडल्ट्री करी है, बट शो अस सम एविडेंसेस जिस पे आप बेसिस पे आप बोल सकते हो. सो शी हैज टू प्रूव कि उसे कैसे लगा एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है. क्या पता लड़की के साथ कहीं वो जा रहा हो, एक लड़की के साथ डेली कम्युनिकेशन हो रही है, उसके व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू पता लग रहा हो, या फिर मल्टीपल अफेयर्स हो तो मल्टीपल अफेयर्स की उसके पास एविडेंसेस हो, दिखा सकती है क्या बातें हो रही है. यू नो व्हाट अ मैन एंड अ वुमन टॉक्स इन अ नॉर्मल कन्वर्सेशन. अगर नॉर्मल नहीं है तो जज कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि ये नॉर्मल नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल. एंड तो ये हो सकता है. फिर नेक्स्ट हो सकता है कि कुछ फोटोग्राफ्स का प्रूफ हो सकता है. मतलब बहुत देयर आर वेरियस प्रूफ्स जिससे हो सकता है. अपना फोन वो बता रही है तो फोन को भी चेक किया जाएगा. सो देयर आर वेरियस पॉइंट्स जिसके बेसिस पे कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन कि एडल्ट्री हुआ था ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ विल बी ग्रांटेड डिवोर्स. सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर द हस्बैंड आल्सो. सो एडल्ट्री पे हम जैसे बात कर रहे थे, तो ये आपने कहा मेन ग्राउंड है जिससे कि वो किसी भी फेवर्ड जा सकता है. इट्स अ मेन ग्राउंड ऑन विच द डिवोर्स रिजल्ट कैन बी अकम्प्लिश्ड. और एडल्ट्री के अलावा अगर आप बताना चाहो या और कौन से ग्राउंड लिए जाते हैं. एडल्ट्री के अलावा जो जनरली एक ग्राउंड लिया जाता है विच इज क्रूएलिटी. सबसे ज्यादा बोला जाता है क्रूएलिटी हो रही है. क्रूएलिटी एक बहुत बड़ा वाइड कंसेप्ट है जिसमें आप किसी भी तरीके की क्रूएलिटी शो कर सकते हो. आप गए मैट्रिमोनियल होम, आपके साथ आपको मेंटली अब्यूज किया गया और आप बहुत ज़्यादा हरासमेंट में थे, आप डिप्रेशन में गए, सो यू फेस्ड ऑल दोज अब्यूज. तो वो सारा आपका मेंटल अब्यूज हो गया. तो क्रूएलिटी एक वाइड कंसेप्ट है. हो सकता है आप शादी करके घर पर आए और किसी ने आप पर हैंड्स रेस करा हो या आपको जनरली बहुत मारा हो, आपको घर से बाहर नहीं जाने देते. सो दिस इज ऑल हरासमेंट एंड अब्यूज. सो वन हैज टू टेक द प्ली जो उसके साथ हुआ है. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि मिसयूज हो रहा है. हम ये नहीं बोल रहे कि आप ये कर लो वो करो. इट्स नॉट अ शॉक कि आपने ये ले लिया वो ले लिया. यू हैव टू टॉक अबाउट कि जो आपके साथ हुआ है, क्रूएलिटी हुआ है, गो टू द कोर्ट. कोर्ट को बोलोगे मुझे डिवोर्स चाहिए. कोर्ट बोलेगा क्यों चाहिए? क्रूएलिटी के ग्राउंड पे चाहिए. कोर्ट बोले कैसी क्रूएलिटी हुआ? तो ऐसे ऐसे क्रूएलिटी हुआ. यू प्रूव क्रूएलिटी कैसे हुआ. या फिर आपके साथ डाउरी हरासमेंट हुई थी तो आपके साथ डाउट बताओ मुझे दहेज मांगते थे, अब लेके आओ अब लेके आओ, फिर भी बोलते थे दिस इज नॉट सफिशिएंट और दिस इज ऑफ जीरो क्वालिटी. तो ये सारी बातें बोलते हैं. द पार्टी हु इज सीकिंग डिवोर्स, कंटेस्टेड डिवोर्स है ना, तो पार्टी बोल रही है कि मुझे इस ग्राउंड पे डिवोर्स चाहिए, तो पार्टी हैज टू प्रूव कि कैसे है. कि इम्पोटेंसी वाले पॉइंट पे बोल दिया. Yes, या this is also चेंज कर लिया. सोशल मीडिया में भी था ये वाला पॉइंट. Yes. इस पे और बोला था रिलीजन चेंज कर लिया किसी ने, तो बोल रही है कि आई एम सीकिंग डिवोर्स बिकॉज अदर पर्सन हैज चेंज्ड हिज रिलीजन. ये सेंट बन गया है. ये तो आजकल तो बहुत ही चल रहा है रिलीजन. इट्स वेरी कॉमन. वन विल सीक डिवोर्स ऑफ कोर्स बट वन हैज टू स्टेट द ग्राउंड्स. तो जैसे आपने बोला एडल्ट्री हो गया, इम्पोटेंसी हो गया, क्रूअल्टी जो बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, राइट. और आप बोल रहे थे ये चेंज रिलीजन जो चेंज हो जाता है, कन्वर्जन जो हो रहा है वो खुद कर रहे हैं. बट उसमें फिर अगर जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें फिर हिंदू अडॉप्शन तो लगेगा नहीं, या मतलब उसमें कौन सा लगता है फिर? नहीं, आप ये नहीं बोल रहे. आप तो देखो यू आर एन हिंदू, आप हिंदू लॉ के अंदर जा रहे हो. ठीक है. आई एम सीकिंग डिवोर्स फ्रॉम सो एंड सो पर्सन. व्हेन आई गॉट मैरिड टू दिस पर्सन ही वाज हिंदू एंड वी गॉट मैरिड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. करेक्ट. और वो सारे जो हमारे पॉइंट्स है, जो कंडीशंस है हिंदू मैरिज एक्ट की, वो फुलफिल करते हो. हमारी शादी हो गई, उस शादी के बाद वी वांट टू सीक डिवोर्स. तो he was Hindu when he got married, so she will seek divorce under Hindu marriage act. अच्छा जी, तो उस समय देखा जाएगा द टाइम ऑफ मैरिज दोनों के रिलीजन क्या है. क्या रिलीजन थे एंड द अदर पर्सन हैज चेंज्ड हिज रिलीजन. नाउ आई वांट टू सीक डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड. ओके. तो उसमें तो एक कंडीशन जैसे मेरे कुछ आई मीन अक्वेंटेंसेस या कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी हुआ है कि 1 साल तक डिवोर्स मिलता नहीं है हिंदू मैरिज में. और वो जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड ऑल द हिंदूज, all of them are counted as हिंदूज under the Hindu. अच्छा जी. Yes. तो अभी ये यूसीसी है उसमें भी ऐसा ही है, जो पूरा सारे जो लॉज है उसको सब्ज्यूम्ड करा गया है, उसमें भी उन्होंने ऐसा या कुछ, बिकॉज इट हैज़ बीन पास्ड इन गोवा एंड उत्तराखंड, 2 जगह लगा है भी है वो, तो उसमें भी ऐसा ही उन्होंने रखा गया है क्योंकि वो तो पूरा एक यूनिवर्सल है.
It's a universal civil code. So It's uniform civil code. uniform civil code, yeah. Civil code, yes. Hello everyone, myself Viraj Goyal. Would love to know your feedback on this podcast. Please like, comment and subscribe. Hit the bell icon. Many thanks.